कर बात होती है अपशिष्ट पदार्थ से जुड़ा नुकसान। क्या क्या नुकसान होता है अपशिष्ट पदार्थों का? अगला प्रश्न आपका अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न विधियां कौन-कौन सी हैं? और ये प्रश्न यहाँ से अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न विधियां कौन-कौन हैं? किन-किन विधियों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सकता है? तो 4 विधियां हैं। पहली आपकी भूमि प्रवाह, नंबर 2 पर भस्मीकरण, नंबर 3 पर पुनर्चक्रण और 4 पर रासायनिक क्रिया द्वारा। इसके अलावा आगे प्रश्न अगला आएगा कि भूमि प्रवाह, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण, रासायनिक क्रिया के अलावा और कौन-कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है आपका भूमि प्रवाह। भूमि प्रवाह के अंतर्गत क्या करते हैं? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा, खनन कार्य करने वाले मकानों से होने वाली तोड़फोड़, जो कचरा होता है वो, कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो, घरों से निकलने वाला कचरा, इन सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को जमीन में खड्डा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। सबसे प्राचीन विधि है, सरल विधि है। लेकिन जब बरसात होती है तो पानी खड्डे में भर जाता है और वो अपशिष्ट पदार्थ सड़ने लग जाते हैं, जिनके कारण कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, चारों तरफ दुर्गंध फैल जाती है। लेकिन इस भूमि प्रवाह की विधि में फिर कुछ बदलाव किया गया और आधुनिक भूमि प्रवाह की जो विधि है उसमें क्या करते हैं? जमीन में एक चौकोर खड्डा बना दिया जाता है, उस खड्डे में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अपशिष्ट पदार्थ को डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से उस खड्डे को बंद कर दिया जाता है, मिट्टी डालकर उस खड्डे को दबा दिया जाता है। उन अपशिष्ट पदार्थ को दबा देंगे, पूरा खड्डा ऊपर से मिट्टी से भर देंगे ताकि अंदर ही अंदर जैविक क्रिया के द्वारा इनका अपघटन हो जाएगा और इन जो दुर्गंध होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये तो है भूमि प्रवाह। सरल सी विधि है, खड्डा खोद देंगे जमीन में, खड्डा में अपशिष्ट पदार्थ डाल देंगे, तो प्राचीन विधि से खुला रहेगा और आधुनिक विधि में उस खड्डे को ऊपर से मिट्टी से दबा देंगे पूरा ताकि उनके अपने होने से जो दुर्गंध है वो वातावरण में फैलेगी, संक्रामक रोग नहीं होंगे और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। नंबर 2 पर आपका भस्मीकरण। अपशिष्ट प्रबंधन की भस्मीकरण विधि में क्या करते हैं? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों का दहन कर दिया जाता है, यानी उन अपशिष्ट पदार्थों को जला दिया जाता है, उसको भस्मीकरण बोलते हैं। किसी भी पदार्थ में, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, छोटे स्तर पर जो घरों से कचरा निकलता है उसको अपन जला देते हैं। खेतों में जो डंठल होती है, कटिया होती है, कचरा होता है उसको अपन जला देते हैं। तो वो तो छोटे स्तर होता है। छोटे स्तर तो व्यक्तिगत रूप से ये क्रिया की जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर उद्योगों के द्वारा भी ये क्रिया की जाती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जब जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नंबर 3 पर पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण की विधि के अंतर्गत क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों में से काम आने वाले पदार्थों को अलग छांट लिया जाता है। अलग छांटना ही भस्मीकरण का पुनर्चक्रण कराता है। पुनर्चक्रण के अंतर्गत जो भी पदार्थ होते हैं उसमें से कच्चा माल निकाला जाता है, फिर उनका काम आने वाले पदार्थ बना दिए जाते हैं। जैसे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं, कोई लोहे का डिब्बा है आपका, तो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, तो उनको लेकर के उनको गला करके उनका कच्चा माल बना करके फिर इनसे काम आने वाली वस्तुएं बना दी जाती हैं, उनको बोलते पुनर्चक्रण। अगली विधि की रासायनिक क्रिया द्वारा। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना रासायनिक क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कहलाता है। फिर 4 विधि की अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन की और यहाँ से प्रश्न निकला हुआ है। तो भूमि प्रवाह, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और रासायनिक क्रिया के अतिरिक्त और कौन-कौन से तरीकों
तरीकों से अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका इनके अलावा अपशिष्ट पदार्थों को गहरे महासागर में डाला जा सकता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, महासागरों का पानी है वो लवणीय है तो किसी काम का नहीं है, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको गहरे महासागर में डाल देना चाहिए। वो तो दूषित है पहले से, और दूषित हो जाए डालने से। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपशिष्ट पदार्थ को गहरे महासागरों में डाला जा सकता है ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हड्डियां हैं, वसा है, पंख है, रक्त है आदि जो पशुओं के जो अवशेष हैं उन अवशेषों को पका कर चर्बी प्राप्त की जा सकती है और उस चर्बी का उपयोग फिर साबुन बनाने में किया जा सकता है। अगर हड्डियां, वसा, पंख, रक्त आदि जो पशु को अगर खुले में डाल देंगे अपन तो दुर्गंध पैदा होगी, तो कई प्रकार की बीमारियां होगी और वातावरण दूषित होगा। तो उनको पका करके उनसे चर्बी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उस चर्बी से फिर साबुन बनाया जा सकता है, तो वातावरण दूषित नहीं होगा और काम का पदार्थ भी बन जाएगा। तीसरा तरीका कौन सा हो सकता है, कूड़े करकट को, जो भी कूड़ा करकट है उसको अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में डाला जा सकता है। दाब लगा करके इनसे ठोस ईंटें बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, नगरीय जल को नगरों से दूर गड्ढों में डाल दिया जाए तथा वहां से शुद्धिकरण के बाद ही सिंचाई आदि में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग किया जा सकता है। जो भी नगरीय जल है, नगरों से जो जल निकलता है, अपशिष्ट जल निकलता है, उनको नगरों से दूर गहरे गहरे खड्डे बना देने चाहिए और उन खड्डों में एकत्रित कर लेना चाहिए और फिर उस खड्डों में से उस जल का शुद्धिकरण करके उनसे सिंचाई की जा सकती है। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शोध करनी चाहिए। सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर कि अपशिष्ट प्रबंधन कैसे सही स्थिति में कैसे हो सकता है ताकि वातावरण बना रहे और रोगों से बचा जा सके। तो जो भी कचरा होता है उस कचरे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में नए नए शोध करते रहने चाहिए। अगला पॉइंट, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं खड्डा खोद दिया उसमें डाल दिया या फिर उसको जला दिया, तो ये तो अस्थायी तरीके हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का अस्थायी प्रबंधन कैसे हो सकता है ताकि वातावरण दूषित न हो, तो अस्थायी प्रबंधन के लिए एक लंबी योजना दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाना चाहिए ताकि ये समस्या पैदा न हो। सामान्य नागरिकों के व्यवहार में सुधार होना चाहिए। आम जो नागरिक होता है उसके व्यवहार में सुधार होना चाहिए। घर से कचरा घर को साफ किया, जो भी कचरा निकला उसको सामने रोड पर फेंक दिया, तो घर की तो सफाई होगी लेकिन फिर वहां पर अपशिष्ट पदार्थों से कई प्रकार की बीमारियां होगी। तो उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। जो भी घर से कचरा निकला उस कचरे को एक अस्थायी प्रबंधन के द्वारा इनका समाधान करना चाहिए। निकाल दिया और फिर फेंक दिया, तो एक जगह से निकाला दूसरी जगह हो गया, बात बराबर होगी। तो सामान्य नागरिक का जो व्यवहार है उस व्यवहार बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, अपशिष्ट पदार्थों से होने वाली हानि के बारे में लोगों में जन चेतना जागृत करनी चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये स्वास्थ्य के लिए क्यों घातक हैं, कैसे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में लोगों में जन जागृति पैदा करनी चाहिए। बायोगैस, बायोगैस किसे कहते हैं, क्या होती है बायोगैस? फिर वर्मी कंपोस्ट खाद। तो बायोगैस का मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपयोग के लिए अपशिष्टों, जीव जंतु, मानव मूत्र के उपयोग से जो गैस बनाई जाती है उसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है। कृषि जो अपशिष्ट होते हैं वो जीव जंतु के अपशिष्ट, मानव का मल मूत्र, गोबर
आदि के आदि पदार्थों का उपयोग कर जो गैस प्राप्त किया जाती है, गैस का नाम होता है बायोगैस। ये गैस धुआं रहित होती है, वातावरण को दूषित नहीं करती है। नंबर 2 पर वर्मी कंपोस्ट, कृषि संबंधी कूड़ा कचरा, खेती से जो भी खेती करने के बाद में जो डंठल होते हैं, पत्तियां होती हैं, जो कचरा होता है वो कूड़ा कचरा, सब्जियों का शेष भाग, सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो पशु मलमूत्र, पशु का मलमूत्र, गोबर आदि का ढेर कर उस पर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। यानी सारा का सारा जो कचरा होता है, सारी अपशिष्ट है, कृषि संबंधी कचरा वो भी अपशिष्ट होता है, सब्जी के छिलके अपशिष्ट होगी, पशु मलमूत्र, गोबर, सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो अगर उन अपशिष्ट पदार्थों को खुले फेंकेंगे तो वातावरण दूषित होगा, और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके एक जगह का ढेर बना दिया जाता है, ढेरी लगाई जाती है, और उस ढेरी पर फिर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। तो वो केंचुए क्या करेंगे, ये केंचुए उन अपशिष्ट पदार्थों को भोजन के रूप में खाएंगे, और खाने के बाद भी केंचुए जो मल त्याग करेंगे, मल त्याग वो भी अपशिष्ट ही है। तो केंचुए जो मल त्याग करते हैं वो मल है, केंचुए का मल है, वो ही जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहलाती है। तो अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन भी हो गया, और अपशिष्ट पदार्थों को खाया, इसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागे इनका उपयोग खेती में खाद के रूप में किया जाता है। जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने से उत्पादन ज्यादा प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, नालियों में जल के रुकने से कौन कौन से रोग होते हैं। नाली में जो जल रुक जाता है तो कौन कौन से रोग होते हैं, श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, चर्म संबंधी जो भी रोग होते हैं वो अपशिष्ट जल से होते हैं, तथा आंखों में जलन यानी नेत्र संबंधी रोग हैं वो भी दूषित जल के कारण होते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि सीधा प्रश्न तो नाली में जल के रुकने से कौन कौन से रोग, तो भी बात सही है। अगर प्रश्न है कि दूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं तो वही रोग के नाम बता दिए, श्वसन, त्वचा संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग और नेत्र संबंधी रोग भी हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। वे अपशिष्ट जो ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अपशिष्ट ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होते हैं, लेकिन इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो ठोस अवस्था में होते हैं उनको ठोस अपशिष्ट कहते हैं। जैसे खसदारों का मलबा है, मक्खन को तोड़ने के बाद जो कचरा निकलता वो है, रुई है, पट्टियां हैं, कांच है और धातु के अन्य टुकड़े, ये सारे के सारे ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपने चारों ओर के वातावरण से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों की सूची बनाइए। जहां पर रहते हैं उस वातावरण के चारों तरफ कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो अपने चारों ओर के वातावरण में दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण, एक होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट होते हैं वो फल, सब्जियों के छिलके, फसलों के शेष भाग, कागज, गत्ते, टुकड़े, मलमूत्र, ये सारे के सारे जैव निम्नीकरण होते हैं क्योंकि इनका जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटन हो जाता है। दूसरा आपका अजैव निम्नीकरण, प्लास्टिक की सामग्री, कांच की बोतल, धातु के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां आदि अजैव निम्नीकरण है क्योंकि इनका प्रकृति में अपघटन नहीं होता है। और आगे वाला जो प्रश्न है वह जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में अंतर है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर, पहला अंतर तो अपन परिभाषा से लगा लेंगे कि वे पदार्थ या वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और वे अपशिष्ट या वे पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। एक तो परिभाषा का दे देंगे, दूसरा जो अंतर देंगे वो देंगे जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की उत्पत्ति जैविक होती है, जैविक रूप से इनकी उत्पत्ति होती है,
जबकि अजैव निम्नीकरण है वो समतल मानव द्वारा निर्मित होते हैं, क्योंकि सारे मानव द्वारा निर्मित प्लास्टिक सामग्री, कांच की बोतल, धातु के टुकड़े, पॉलीथीन सब और ये जैविक हैं, फल है, सब्जियां, छिलके, पशु के अवशेष सारे जैविक हैं। तो इनका निर्माण है वो समतल मानव करता है, मनुष्य करता है। दूसरा जो अंतर है, ये पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ वो प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जीवाणु द्वारा इनका अपघटन कर दिया जाता है। जबकि अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं वो प्रकृति में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये जैविक कारकों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अगर कांच की बोतल पड़ी है तो पड़ी रहेगी, इसका अपघटन नहीं होगा, तो ये इकट्ठे होते जाएंगे प्रकृति में। तीसरा जो अंतर है, प्रकृति में इनका पुनर्चक्रण संभव नहीं है, यानी जैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रकृति में पुनर्चक्रण किया जा सकता है, कच्चा माल बनाया जा सकता है, फिर माल तैयार किया जा सकता है। लेकिन अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ हैं इनका प्रकृति में पुनर्चक्रण संभव नहीं है, इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। अगला जो प्रश्न का वह 3R प्रक्रम को समझाइए। 3R प्रक्रम क्या होता है? पर्यावरण को बचाने के लिए 3R, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 3R अर्थात 3R प्रक्रम या 3R सिद्धांत अपनाना चाहिए। इस 3R प्रक्रम का उपयोग करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग को। इन तीनों का पहले अर्थ का कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को लागू करके पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या है इनका अर्थ? कम उपयोग का क्या होता है? कम उपयोग का अर्थ यह होता है कि कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना उसका उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बिजली के पंखे, टेलीविजन आदि की जरूरत न होने पर स्विच बंद कर देना चाहिए, और ऐसा करके बिजली की बचत को रोका जा सकता है। कमरे में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो बिजली की खपत होती है। तो जब आवश्यकता न होती है तो उनको बंद कर देना चाहिए, उनको बंद करके बिजली की बचत या खपत को रोका जा सकता है। टपकने वाला जो नल है उस नल की मरम्मत करके जल की बचत की जा सकती है। अगर नल में जब पानी टपकता है तो काफी पानी चला जाता है, तो उस नल की मरम्मत अगर कर देंगे तो पानी टपकेगा नहीं और जल की बचत हो सकती है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि हमें प्लास्टिक, कागज, धातु की वस्तुएं आदि का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं तैयार कर लेनी चाहिए। प्लास्टिक के डिब्बे हैं, कागज है, धातु की आदि का पुनर्चक्रण कच्चा माल बना करके इसे फिर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फिर पुनः उपयोग का मतलब होता है कि वस्तु का बार-बार उपयोग करते हैं, यानी पुनः उपयोगी वस्तुओं का बार-बार उपयोग करते हैं। जैसे लिफाफे होते हैं तो इन लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा इनको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। खाद्य पदार्थ के साथ ही प्लास्टिक बोतल, डिब्बे आदि को फेंकेंगे नहीं, फेंक करके इनका उपयोग रसोई घर में खाद्य पदार्थों को संचय करने में या एकत्रित करने में किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को अपनाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है।